मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर अन्नाराम शर्मा सह आचार्य हिंदी, BA तृतीय वर्ष। आधुनिक हिंदी काव्य की प्रवृत्तियाँ। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में प्रयोगवाद पर विस्तार से चर्चा की। प्रयोगवाद की मुख्य विशेषता वैयक्तिकता थी। वैयक्तिकता के अतिरिक्त बौद्धिकता पर भी इन कवियों का बल रहा। कवियों ने भाषा, शैली, प्रतीक, अलंकार आदि के संबंध में विविध प्रकार के प्रयोग किए। वे प्रयोग जनग्राह्य के द्वारा जन साधारण के द्वारा ग्राह्य नहीं हुए। उनमें क्लिष्टता और वैचित्र्य की प्रवृत्ति अधिक थी, इसलिए प्रयोगवाद अधिक नहीं चल पाया और प्रयोगवाद का स्थान नई कविता ने ले लिया। नई कविता अपेक्षितया प्रयोगवाद की बनिस्पत अधिकतर मामलों में समाज के द्वारा ग्राह्य रही और उसमें सामाजिकता भी पर्याप्त रूप से थी। ये नई कविता आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ और इसके नामकरण के क्या कारण है और इसकी प्रवृत्तियों पर हम इस कक्षा में विस्तार से चर्चा करते हैं। नई कविता नामकरण प्रयोगशील कवि अज्ञेय की देन है। इस नाम को स्वीकार कर लेने में प्रमुख रूप से 3 कारण हमारे सामने आते हैं। पहला कारण है प्रयोगवाद की बदनामी से बचने का प्रयास। अपनी नकारात्मक मान्यताओं के कारण प्रयोगवाद प्रायः बदनामी से संयुक्त हो गया था और जीवनगत एवं काव्यगत मूल्यों के प्रति आस्था रखने वाले कवि प्रयोगवाद से अपने आप को दूर ही रखना चाह रहे थे। इसलिए इन कवियों ने नई कविता नाम को ग्रहण किया या नई कविता नाम का प्रचलन किया। नामकरण का दूसरा कारण पूर्ववर्ती कवियों से विषय वस्तु और शैली की भिन्नता के द्योतन का प्रयास भी है। नई कविता का कवि न तो प्राचीन कवियों के समान अपने आप को किसी वर्ग विशेष अथवा जीवन के पक्ष विशेष से संबद्ध रखना चाहता है और न वह प्रयोगवाद की गहन निविड़ता, असंबद्ध अनुभव खंड या भाषा के नितांत वैयक्तिक प्रयोगों तक ही सीमित करना चाहता है। उसने साधारण चरित्र की विशिष्टता को नहीं, साधारण जीवन को ही सार्थकता देने का प्रयास किया। नई कविता के नामकरण का तीसरा कारण है समकालीन युगबोध वाली कविता की प्रवृत्ति विशेष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की इच्छा, जिससे कवि दुनिया की दौड़ में बहुत पीछे न रह जाए। सन 1950 के आसपास विदेशों में समसामयिक कविता को नई कविता कहने का रिवाज जोरों से चल पड़ा था। राजेंद्र प्रसाद सिंह ने 1956 में विदेशों में नई कविता की रचना की। कविता के अतिरिक्त कुछ उपन्यासों के नाम भी इसी पद्धति पर रखे गए, जैसे नया आदमी शिवचंद्र शर्मा का उपन्यास, जंजीरें और नया आदमी भैरव प्रसाद गुप्त का उपन्यास। तो इस प्रकार से नयापन हर क्षेत्र में अपेक्षित होता चला गया। नवीनता व्यंजक नामकरण के फैशन के कारण यह नई कविता नाम रखा गया, इस प्रकार का भी मत है। नई कविता देखा जाए तो अपने पथ पर चलती हुई हिंदी कविता का सामान्य विकास है। इसकी निर्मिति एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से हुई है। इससे पूर्व छायावाद या प्रगतिवाद इन दोनों काव्य आंदोलनों की प्रक्रिया बिल्कुल भिन्न थी। रोमांटिक कवि आवेश युक्त होकर अनायास स्वच्छंद प्रवाह के रूप में भावाभिव्यक्ति करते थे। नए कवि अनुभूत मानसिक प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते हैं और भावावेश को संयत करके ज्ञानात्मक संवेदन के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
यही कारण है कि नई कविता का पूरा विन्यास गद्य भाषा के अधिक निकट है, पद्य के निकट नहीं है, गद्य के ज़्यादा निकट है। इस नई कविता में तनाव मिलता है। यह तनाव साधारण मध्यवर्गीय लोगों के जीवन में व्याप्त तनाव है। कवि अपनी बाह्य परिस्थितियों और अपनी मन स्थितियों से परिचित है। बाह्य पक्ष और आत्म पक्ष के द्वंद्व से उत्पन्न तनाव को व्यक्त करना कवि का लक्ष्य रहा है। यह कवि जितना भीतर के प्रति संवेदनशील है उतना भी बाहर के प्रति भी संवेदनशील है। नए कवि में नवीन मूल्यों की पुकार सुनाई पड़ती है। सब जगह बढ़ती हुई स्वार्थ साधना, बेईमानी, चोरबाजारी, घूसखोरी, अनैतिक आचरण आदि ने परंपरागत मानव मूल्यों को हिला दिया। ईश्वर के अस्तित्व के सम्मुख विज्ञान ने बहुत पहले प्रश्न चिन्ह लगा रखा था। अब मार्क्सवादी दर्शन ने अति तार्किक कसौटी पर ईश्वर को कसा जिस पर वह खरा नहीं उतरा। इस विघटित अवस्था और मूल्यगत शून्यता के कारण कवि परंपरागत विश्वासों एवं मूल्यों के प्रति विद्रोह कर बैठता है। यह विद्रोह नए कवियों में हमें दिखाई पड़ता है। नया कवि आधुनिक भावबोध का कवि है। इस कवि की कविता का प्रारंभ 1962 से होता है। नए कवियों की रुचि नवगीत की ओर रही है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने नई कविता में नएपन पर विस्तार से चर्चा करते हुए नवीन भावबोध को नई कविता का मुख्य प्रतिपाद्य कहा है। इस नवीन भावबोध का उदय कई रूपों में होता है। मानव के भविष्य के प्रति आस्था, सृजनात्मक व्यक्तित्व की खोज और आत्मोपलब्धि, कलाहीन अमूर्त सत्य की अभिव्यक्ति, अजनबीपन और अकेलेपन का बोझ, मूल्यहीनता और उत्तरदायित्व का दर्शन। इस प्रकार ये नया भावबोध हमें नई कविता में दिखाई पड़ता है। नई कविता के प्रमुख कवियों में अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, लक्ष्मीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कीर्ति चौधरी आदि मुख्य है। इन कवियों ने नई कविता को समृद्धि प्रदान की। अज्ञेय की सांप शीर्षक से जो कविता थी वह नगरों में पसरते हुए स्वार्थ तत्वों और मनुष्य के रंग बदलने की प्रक्रिया पर बहुत ही करारा व्यंग्य करती है। अज्ञेय के पश्चात मुक्तिबोध ने फैंटेसी के माध्यम से नए भावबोध को व्यक्त किया। चांद का मुंह टेढ़ा है। इस संग्रह की कविताएं नए सामाजिक यथार्थ को अभिव्यक्त करती है। गिरिजा कुमार माथुर ने प्रारंभ से ही प्रकृति, राष्ट्रीयता, कॉस्मिक चेतना आदि दिशाओं का अन्वेषण किया। नवीन प्रयोगों की दिशा में उन्हें कम सफलता मिली, किंतु नई कविता में उनके गीत बहुत प्रसिद्ध हुए। बड़ा काजल आंजा है आज इस गीत में, कहीं चूड़ी के टुकड़े में तिरती हुई लाज भरी मंदिर तस्वीरें हैं, कहीं थकान की उदासी है तो कहीं रोमांस की यथार्थता इनके काव्य में हमें दिखती है। लक्ष्मीकांत वर्मा भी नए कवि हैं। हथेलियों के बीच ठुकी हुई कील का दाग, मणिधर, विष दंशहीन, अनाम की मृत्यु, ऐतुकांत आदि की कविताएं तीखे व्यंग्य और करुणा की रचना करती है। धर्मवीर भारती ने अंधा युग में नवीन भावबोध को अभिव्यक्त किया। इसी प्रकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कुआनो नदी, एक जंगल का दर्द, ये रचनाएं अपने प्रसंगों और संदर्भों के प्रति बहुत ही
समर्पित कवि की रचनाएं हैं। कीर्ति चौधरी की शैली में एक विलक्षण आत्मीयता है। प्रणय और समर्पण की भावनाएं उनमें संयम के साथ अभिव्यक्त हुई है। आगत का स्वप्न और कार्यक्रम जैसी कविताएं उन जीवन की सहजता को लिए हुए है, तो दूसरी कविताएं सपाट बयानी और सीधी सरल भाषा के कारण पाठकों का मन हृदय आकर्षित करती है। नई कविता की प्रवृत्तियाँ। नई कविता की प्रवृत्तियों में पहली प्रवृत्ति है वैयक्तिकता। नई कविता में वैयक्तिकता के दो रूप दिखाई पड़ते हैं। पहला रूप है नए मानवीय मूल्यों से बंधे रहने से वैयक्तिकता अनुभूति के प्रति ईमानदारी ले आई है। उदाहरण के लिए अज्ञेय का काव्यांश है, जितना तुम्हारा सच है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, पीठ से टोह कर नहीं, मन के उन्मेष से उसे जानो, उसे पकड़ो, उसी के हो लो। तुम नहीं व्याप सकते, तुम में जो व्यापा है उसी को निभाओ। यह वैयक्तिकता दायित्वपूर्ण है, इसमें सामाजिकता से विरोध नहीं है। कवि जीवन की संभावनाओं का दृढ़ संकेत देता है। हालांकि अहम भाव का प्राधान्य होने के कारण कहीं कहीं दुर्बोधता भी आ गई है। वैयक्तिकता का दूसरा रूप वहाँ है जहाँ कवि ने उच्छृंखल मनोवृत्तियों की सर्जना की है। यह नई कविता का एक गलनशील अंग है। ऐसी कविताएं पत्र पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित होती रही। इनमें कवि का विद्रोही रूप दिखाई देता। दूसरी प्रवृत्ति है मानवता के प्रति नवीन दृष्टिकोण। नई कविता में मानवीय मूल्यों के अन्वेषण एवं प्रतिष्ठा का प्रयास है। इसमें वर्गवाद को त्याग कर मानवीय भविष्य के प्रति अडिग आस्था व्यक्त की गई है। नर से नारायण बनने की कल्पना मानव के मुक्त गान से संबद्ध है। अज्ञेय के शब्दों में आस्था न कांपे, मानव फिर मिट्टी का भी देवता हो जाता है। मनुष्य के प्रति यह जो विश्वास है वह नए कवियों को प्रयोगवादी कवियों से पृथक करता है। यह विश्वास इतना अधिक है कि अज्ञेय कहते हैं, देखो ना मुझ में ही डूबा था सूर्य कभी, और सूर्योदय मुझ में ही होने वाला है। तीसरी प्रवृत्ति है यथार्थवादिता का आग्रह। नई कविता में यथार्थ का आग्रह है। पहले यथार्थवाद मार्क्स से प्रभावित था, किंतु नई कविता में यह कवि की चिंतन प्रणाली और भावलोक का अंग बन गया है। इसका रूप कहीं कहीं प्रकृतवाद हो गया है, जिसमें नारी को नर सेवित बीज कुंड नर शिशु की धात्री कहा गया है। नई कविता में यथार्थवाद के नाम पर यथातथ्यवाद का भोंडा चित्रण भी कई स्थानों पर सामने आया, जिससे कविता अखबार के अधिक नज़दीक जाती दिखाई पड़ी। चौथी विशेषता है कुंठा, निराशा और संदेह की अभिव्यक्ति। आज के आणविक युग में भावी युग के सपनों के आगे प्रश्न चिन्ह लग गया है। नई कविता में कुंठा, निराशा और संदेह की प्रधानता है। केदारनाथ ने लिखा है, रात किसी बच्चे ने बुद्ध मूर्ति के आगे उषा का एक नाम मंत्र गुनगुनाया था, क्या यह सच है? हरिवंश राय बच्चन ने नई कविता के अनुभूति पक्ष को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। उन्होंने लिखा है कि नई कविता भी नए मानवीय मूल्यों से बंधी हुई है, पर ये मूल्य भी अभी अस्पष्ट और उलझे हुए हैं। इन मानवीय मूल्यों को व्यक्ति सत्य के रूप में देखने के अभ्यासी कवि उन्हें व्यापक सत्य नहीं बना सके। जिन कवियों में व्यक्ति सत्य को व्यापक सत्य बनाने की प्रेरणा निरंतर क्रियाशील रही है,
वे अपने माध्यमों के द्वारा ही सरल एवं गूढ़ अर्थव्यंजक रचनाएं दे सके हैं। अज्ञेय के बावरा अहेरी और इंद्रधनुष रौंदे हुए ये इस प्रकार की अनेक रचनाएं इन संग्रहों में मिलेगी। नई कविता में एक विशेषता बौद्धिकता की भी है। नई कविता में बौद्धिकता का प्राधान्य है। वह मर्म को स्पर्श करने में कम सफल रही है। मर्म को स्पर्श करने अर्थात कविता साधारणीकरण से थोड़ी लीक से हट गई है। साधारणीकरण के प्रति कवि अधिक सजग नहीं रहा। नई कविता में भावना तो है, पर हर भावना के आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इस प्रश्न चिन्ह को हम बौद्धिकता कह सकते हैं। सांस्कृतिक ढांचा इसी प्रश्न चिन्ह के अंतर्गत आ गया है। यह कविता उन विवेकशील आस्वादकों को लक्षित करके लिखी जा रही है जिनकी मानसिक अवस्था और बौद्धिक चेतना नए कवि के समान ही है। बहुत अंशों में नई कविता की प्रगति ऐसे प्रबुद्ध भावुक वर्ग पर आश्रित रहती है। अज्ञेय की हरी घास पर क्षण भर कविता में भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा है, जिससे कवि स्वयं अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए समाज की शंका को प्रकट कर रहा है, क्योंकि वह धुंधले में किसी के साथ दुबका बैठा है। कवि लिखता है, चलो उठें अब तक हम थे बंधु, शेर को आए और रहे बैठे तो लोग कहेंगे धुंधले में डूबके तो प्रेमी बैठे हैं, हम हों भी तो यह हरी घास ही जाने। इस प्रकार एक बौद्धिक परिवेश की रचना नया कवि कर रहा है। छठी विशेषता है जीवन के प्रति आस्था। जहाँ प्रयोगवादी कवि जीवन के प्रति अनास्था का वाहक था, वहीं नई कविता जीवन मूल्यों, मनुष्य और उसके अंगों के प्रति अनास्था जागृत नहीं करती, अपितु आस्था भाव का सृजन करती है। क्षण की प्रतिष्ठा। सातवीं विशेषता है क्षण की विशेषता। नया कवि क्षण को सत्य मानता है। यह क्षण समग्र या शाश्वत का विरोधी नहीं है, अपितु उसका पूरक है। कवि के अनुसार क्षण भर में घटित होने वाली तमाम घटनाएं, अनुभूतियाँ उतनी ही सत्य है जितनी समग्र या शाश्वत जीवन में घटने वाली, शाश्वत काल में घटने वाली घटनाएं। क्षण क्षण से शाश्वत की रचना का दर्शन लेके यह नई कविता के कवि हमारे सामने आते हैं। आओ बैठो क्षण भर तुम्हें निहारूं, झिझक ना हो कि निरखना दबी वासना की विकृति है। यह क्षण के भीतर घटने वाली प्रत्येक घटना को जीवन का सत्य मानकर उसका आनंद या उसका अनुभव करने का जो जज्बा है कवि में, वह उसे अन्य कवियों से पृथक करता है। नवीन उपमान। नया कवि नए उपमान लेकर आता है। उसका सौंदर्य बोध नया है। वह प्रकृति चित्रण नए ढंग का करता है, इसलिए हर चीज़ उसको नई शैली में प्रस्तुत करनी है। यह बहुत नई कविता को पूर्ववर्ती कविता से पृथक करता है। नई कविता में
नया प्रतीक या उपमान बहुलता से मिलता है। ये अप्रस्तुत अर्थबोध कराने में सक्षम नहीं है। कुछ उदाहरण है, जैसे नयन, भोर की 2 ओस बूंदें, विज्ञान, धुएं का अजगर, जीवन में लौटी मिठास, गीत की आखिरी लकीर, धूप, शिशु बदन पर माँ की हंसी का प्रतिबिंब, रूप, निष्काम पूजा सा, उतरती चढ़ती भावनाएं, थर्मामीटर का पारा, लज्जालु आंखें, बिजली का स्टोव, चेतना, छिपकली, बाँह, चिकना चीड़, देह, कनक चंपे की कली। इस प्रकार के अप्रस्तुतों में नवीनता अधिक दिखाई पड़ती है, अर्थ की गंभीरता कम दिखाई पड़ती है। इन कवियों के उपमान यौन उपमान अधिक है। मुक्तिबोध और भवानी प्रसाद मिश्र जैसे कुछ प्रौढ़ कवियों को यदि हम छोड़ते हैं तो सभी नए कवियों ने तवायफ, वेश्या जैसे उपमानों का खुलकर प्रयोग किया है। जैसे अपूर्व दिशा के नितंब पर स्खलित करता है अपने शौर्य को तेजस्वी सूर्य, या नावें कई यात्रियों को उतारकर वेश्याओं की तरह थकी पड़ी है घाट में। इस प्रकार के यौन उपमानों का प्रयोग नए कवियों ने किया। प्रतीक विधान, नई कविता में प्रतीकों की प्रचुरता है। अज्ञेय की नदी के द्वीप, सागर तट की सीपियाँ कविताओं के शीर्षक स्वयं इस बात के प्रतीक हैं। किंतु इन कविताओं में और भी प्रतीक है। नदी के द्वीप प्रतीक से व्यक्तित्व के प्रति सहज निष्ठा और व्यक्ति की मूल्य मर्यादा आभासित होते हैं। दुष्यंत कुमार ने जीवन की वास्तविकताओं की लपट में लगने वाले स्वप्नों को मोम का घोड़ा प्रतीक से व्यक्त किया है। नई कविता में पौराणिक प्रतीक भी आए हैं जो मुख्यतः महाभारत से हैं। कर्ण, द्रोण, एकलव्य, अभिमन्यु, अश्वत्थामा, चक्रव्यूह इसी प्रकार के प्रतीक हैं। नई कविता की लय और प्रवाहमयता नई है। इस कविता में मुक्त छंद प्रयुक्त हुआ है। लय एवं आंतरिक तुकों और कड़ियों की प्रवाहमयता का कवियों ने ध्यान रखा है। एक उदाहरण, जो मैं हूँ वह एक पुंज है दुर्दम आकांक्षा का, पर उसके बल पर जो मेरा है बार बार देता हूँ। इस कविता की भाषा में जन भाषा के शब्द और मुहावरे प्रयुक्त हुए हैं। इसी से नई कविता जनता के अधिक नज़दीक दिखाई पड़ती है। किंतु इस कविता में कुछ दोष भी विद्वानों ने गिनाए हैं। पहला दोष है भाव शून्य बौद्धिकता। नई कविता में बौद्धिकता के कारण अभिव्यक्ति मर्म स्पर्शी नहीं हो पाई है। बुद्धि, तर्क एवं व्यंग्य का भौड़ा प्रदर्शन है, जिससे कविता क्लिष्ट एवं शुष्क ही नहीं अरुचिकर भी हो गई है। दूसरा दोष है वैचित्र्य प्रदर्शन और अस्पष्टता। नई कविता की संवेदना अत्यंत व्यक्तिबद्ध हो गई है, इसलिए उसमें वैचित्र्य प्रदर्शन और अस्पष्टता की प्रधानता मिलती है। इन कवियों ने अर्थहीन, खोखले प्रतीक और उटपटांग अप्रस्तुत विधान से कविताओं को अस्पष्ट बना दिया। रस के संबंध में भी यह कविता एक बड़ी समस्या से ग्रस्त रही। इस कविता में रसद स्वादन की समस्या विद्यमान है। बुद्धि प्रसूत कविता का आस्वादन पाठक कैसे करे? यह कविता गद्यमयी भी है, इसलिए भी इसमें रसात्मकता का अभाव मिलता है। प्रतीकात्मकता है, दुरूहता है। इस कारण पाठक इस कविता में हृदय का विसर्जन या तादात्म्य नहीं कर पाता और कविता
रुक्ष होकर रह जाती है। इस प्रकार नई कविता काव्यांदोलन आस्वादन की समस्या से सराबोर है। रसहीन काव्य कितना आनंद प्रदान करता है, इस बात से पाठक भली भांति परिचित है, आप भी भली भांति परिचित है। साधारणीकरण की कोई संभावना इस कविता में नहीं रह गई। विचित्रता और नितांत वैयक्तिक प्रयोगों के कारण नई कविता हिंदी में अधिक नहीं चल पाई।